अब हम आज शुरू कर रहे हैं उसके आगे आगे से। देखो कामता प्रसाद गुरु तो कल हो ही गए थे, अब गिरधर शर्मा नौरतन के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहते हैं, अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो कोई व्यक्ति, ठीक है, ये नंबर मेरा लिख लीजिए, इस नंबर पे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाए, ठीक है। 97 21 56 58 और 75 इस नंबर पे आप ग्रुप में जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ताकि अभी मैं पीडीएफ भेजूंगा जब, तो कम से कम आपके पास उपलब्ध हो जाए और मल्टीपल रिवीजन करते रहें, बराबर रिवीजन करते रहें। तो इसके लिए ये सबसे पहले नंबर आप लिख लीजिए। दूसरी बात, ठीक है, कि आप पीछे की सारी क्लासें देखें और 12:30 लाइव क्लास जो होगी, ठीक है, उसकी जानकारी आपको ग्रुप में ही दी जाएगी। बहुत जल्द ही हम हो सकता है शुरू कर दें कल से ही। कल का कहने का मतलब, ये वीडियो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपके पास कल आएगा, तो इसका मतलब कल ही की हम बात कर रहे हैं कि वो, ठीक है। अगर हम डेट की अगर आपकी बात बता दें तो थोड़ा सुने, तो अगर थोड़ी बात आप सुनेंगे तो डेट हमारी कौन सी आज भाई कौन सी तारीख है, 2 तारीख है, हम 3 मार्च की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपको मैं जो है लाइव 12:30 बजे ले, ये क्लास आपको शायद 5:30 बजे मिले, तो इसीलिए पहले भी क्लास में बता चुके हैं 12:30 बजे लाइव क्लास आप लोग करें, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु हो गए थे, इन्होंने इनकी रचना देखो, कुछ रचना इन्होंने लिखी, गुस्से में लिखी हो चाहे जैसे लिखी हो, पर लिखी थी, ठीक है। एक थी भौमा सुरवत ब्रजभाषा में, दूसरी विनय पचासा ब्रजभाषा में, और पद्य पुष्पावली ये खड़ी बोली में थी। यही बात आपको सोचना था। आप सोच रहे होगे कि नहीं ये खड़ी बोली क्यों, भाई उनकी मर्जी, उन्होंने लिख दिया, मैं नहीं इसमें कुछ कर सकता हूं। तो पद्य पुष्पावली उन्होंने खड़ी बोली में लिखी, बाकी भौमासुर और विनय पचासा उन्होंने ब्रजभाषा में लिखी, उनकी मर्जी लिख दिया, ठीक है। एक लिखा उन्होंने दासी रानी, दूसरी शिवाजी, ठीक है, शिवाजी और दासी रानी, ये कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी व्याकरण भी हैं, इतना याद रखना। गिरधर शर्मा नौरतन, इनका जन्म आप लोग शायद नहीं सुने हो तो मैं बता दूं, इनका जन्म अभी तक माना जाता है 1881 में हुआ है, आगे का मैं भरोसा नहीं करता हूं। तो 1881 में जन्म हुआ था, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक, समझ रहे हो भाई को। हाँ, इन्होंने जो लिखी, एक रचना लिखी है मातृवंदना, दूसरी हिंदी माघ, जो माघ की रचना है शिशुपाल वध, उसके 2 सर्गों का अनुवाद है। तो 2 ही रचना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मातृवंदना और हिंदी माघ। अगर आपसे पूछता है कोई, ठीक है, कि मातृवंदना और हिंदी माघ किसकी रचना है, तो बगैर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए इसको कहने में, कह दो कि गिरधर शर्मा नौरतन की है, ठीक है। शर्म से मतलब शर्मा। तो मातृवंदना और हिंदी माघ किसकी रचना भैया, गिरधर शर्मा नौरतन की। आप लोग याद कर लें, ठीक है, ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये बहुत ही अच्छे रचनाकार रहे हैं, हमारी इनसे 1-2 बार मुलाकात भी हुई है, ठीक है। अब ये समझेंगे कि इनका जन्म 1883 में हुआ था, तो बहुत समय की बात नहीं, 100 साल पहले या 100 साल 120 साल पहले के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पूर्व जन्म में हम मिले थे एक बार, ठीक है। तो इन्होंने एक रचना लिख दी प्रेम पचीसी, कौन सी, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृष कंदन, राष्ट्रीय मीणा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है त्रिशूल तरंग, जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, ठीक है। समझ रहे हो, कौन कौन सी, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कंदन, राष्ट्रीय मीणा और त्रिशूल तरंग, ये रचनाएं किसकी हैं भैया, किसकी हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कंदन, राष्ट्रीय मीणा, त्रिशूल तरंग, ठीक है। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कंदन, राष्ट्रीय मीणा, त्रिशूल तरंग, ठीक है। एक बार फिर से, प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक कंदन, राष्ट्रीय मीणा और त्रिशूल तरंग, ये रचना किसकी है भैया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं, और इनका जन्म 1883 में हुआ था अभी, ठीक है। एक और रचना है इनकी करुणा कादम्बिनी, ठीक है। रूप नारायण पांडे, देखो कौन सी रचना लिखते हैं, रूप नारायण पांडे। रूप नारायण पांडे नहीं माने, इन्होंने भी लिख दिया, तो हमने कहा ठीक है भाई, लिख दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। इन्होंने देखा लिखा एक पराग, रूप पराग कह सकते हो, रूप पराग, ठीक है। नारायण को आपने कभी भी वन में नहीं देखा होगा, हमेशा विष्णु जी के आगे पीछे देखा होगा, तो याद रखना, नारायण वन वैभव। दलित कुसुम, अब नारायण है यानी पंडित थे वो, दलित तो थे नहीं, ठीक है, ये भी कह सकते हो। और मैंने कहा वन की बात, तो वन आ गया यहाँ पे, तो वन विहंगम,
ठीक है, तो पराग, रूप पराग, वन वैभव और वन विहंगम ये भी किसकी है? रूपनारायण पांडे की। दलित कुसुम ये किसकी रचना है? रूपनारायण पांडे की। जन्म कब हुआ था? 1884 में। मृत्यु 1959 में हुई थी, यानी 60 से एक पहले, 58 के एक बाद, 1959 में। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोचन प्रसाद पांडे ये व्यक्ति जो है तो थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनका जन्म 1886 में जब हुआ तो उसके बाद में इन्होंने प्रवासी और मेवाड़ गाथा लिखा। यहाँ पे प्रवासी रचना इनकी बहुत बार पूछी जा चुकी है और कहीं कहीं मेवाड़ गाथा भी पूछ लेते हैं जब कभी कभी गुस्सा जाते हैं तब। ठीक है, तो प्रवासी और मेवाड़ गाथा किसकी रचना भी है? लोचन प्रसाद पांडे की रचना है। लोचन प्रसाद पांडे की कौन कौन सी है? प्रवासी, मेवाड़ गाथा, प्रवासी मेवाड़ गाथा। ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। थोड़ा अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि लोचन प्रसाद पांडे को उनके साहित्य सेवाओं के फलस्वरूप काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। यानी साहित्य सेवाओं के लिए उनको, अब यही इसमें से सब भूल जाओ, इसमें से एक चीज याद रखो कि साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसको प्राप्त हुई थी? तो लोचन प्रसाद पांडे को। और लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के स्वत्व त्याग की कथा नंददास के रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चित्तौड़ के भीमसेन के स्वत्व त्याग की कथा नंददास के रास पंचाध्यायी पर लिखी हुई थी। चलो अच्छी बात है, लिखी थी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगली बात आते हैं। देखो, लोचन प्रसाद पांडे इनकी रचना है मृगीत दुख, जो है मृगीत दुख मोचन से इनका पशुओं के प्रति लगाव स्पष्ट देखा जाता है। समझ रहे हो? मृगीत दुख मोचन जो है ये, इससे इनका पशुओं के प्रति लगाव स्पष्ट देखा जाता है। किसका? लोचन प्रसाद पांडे का। चलो, अब ये सबसे मेरे प्रेमी रचनाकार हैं नाथ रामनरेश त्रिपाठी। 1889 में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचना अगर आपको याद करना हो तो कुछ नहीं करना है, मैं एक बढ़िया सा गाना गाता हूँ, इसी में मिल जाएगा। 1889 में जन्म, इस बात को याद रखना। कौन सा गाना है? कि भैया मिलना मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, और राम नाम की कविता तुमको सुनाएंगे। तो मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न किसके हैं? राम नरेश त्रिपाठी के। कि मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, राम नाम की कविता तुमको सुनाएंगे। तो मिलन का समय क्या है? 1917 में। पथिक का समय 1920। मानसी का, स्वप्न का समय 1929। मिलना पथ पर मन से स्वप्न दिखाएंगे, राम नाम की कविता तुमको सुनाएंगे। तो मिलन 17 याद रखना, पथिक 1920, मानसी ये फुटकर कविताओं का संग्रह जो 1927 में लिखा गया, स्वप्न 1929 में लिखा गया था। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लिख गया तो लिख गया। नाथुराम शर्मा शंकर, नाथुराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कई कविताएं लिखी, याद रखना। नाथुराम शर्मा शंकर ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कई कविताएं लिखी थी। ठीक, अच्छी बात है। नाथुराम शर्मा शंकर तत्कालीन कवि सम्मेलनों में कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से नवाजेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि कविता कामनी कांत किसे कहा जाता है, भारतेंदु प्रज्ञेंदु किसे कहा जाता है, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से किसे नवाजा गया है? तो नाथुराम शर्मा शंकर को। ठीक है, तो नाथुराम शर्मा शंकर द्वारा रचित गर्भरंडा रहस्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाकार है, रचना इनकी गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की बुरी स्थिति तथा देव मंदिरों के दुराचार का वर्णन है। किसमें? गर्भरंडा रहस्य में। नाथुराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्ति कविता करने में कुशल थे, समझ लो।
बाल मुकुंद गुप्त ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच एक कड़ी का कार्य किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। जो बाल मुकुंद गुप्त थे वो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच एक कड़ी का कार्य कर रहे थे। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अगली बात करते हैं तो रामचरित उपाध्याय। देखो रामचरित उपाध्याय ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में विख्यात हैं। कौन? रामचरित उपाध्याय। पूछा जाए कि द्विवेदी युग का सूक्तिकार कौन है तो रामचरित उपाध्याय थे। रामचरित चिंतामणि रचित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय की रचना है रामचरित चिंतामणि, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में 2 ईस्वी में रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने, एक मिनट थोड़ा पानी पी लें जरा। तो रायदेवी प्रसाद पूर्ण, याद रखना, 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराघर धावन नाम से अनुवाद किया था। धाराघर नहीं, धाराधर है। ठीक है, धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया था। कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया था? रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने। किसने किया? रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने। याद रखना, रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रायदेवी प्रसाद पूर्ण फिर आते हैं, कहते हैं कि मैं भैया स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलिया छंद में हुई। याद रखना, जो स्वदेशी कुंडल है वो कुंडलिया छंद में हुई थी और इसमें इनकी देशभक्तिपूर्ण 52 कुंडलियां संग्रहित है। ठीक है, 52 कुंडलियां इसमें संग्रहित हैं, ये भी याद रखना, स्वदेशी कुंडल। कामता प्रसाद गुरु, इनके बारे में थोड़ी जानकारी। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार इनका हिंदी व्याकरण है। हमारे पास है, वो बोलो तो आपको दिखा दूं। ठीक है, उस बुक की वजह से ये बुक बहुत फेमस हुई थी। आपको दिखाता हूं। ये जो बुक है बृहद हिंदी व्याकरण, ये कामता प्रसाद गुरु की है। इसी बुक से जो कामता प्रसाद गुरु बहुत फेमस हुए थे। ये बात इस बुक को आप लोग गौर से देख ले। अगर जो हिंदी का विद्यार्थी है तो इस बुक को पढ़ ले। इससे और बता दूं मैं आपको कि इसी बुक से इस बार दिसंबर के एग्जाम में 2 प्रश्न बन चुके हैं। 2 को है, कम से कम 5 प्रश्न बने हैं। हालांकि मैं आपको जो व्याकरण पढ़ा रहा हूं तो इसी से पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको याद भी हो जाए बुक। ठीक है, तो इसी से मैं जो व्याकरण की क्लास लेता हूं 12:30 बजे लाइव क्लास, ठीक, अभी तक हो नहीं पाई है, किसी कारणवश कोई ना कुछ इशू आ जाता है, पर हम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी कभी हो जाती है कोशिश करने से भी। ठीक है, तो 1-2 बार हार हुई है, पर हम लोग तत्पर लगे हुए हैं, कल हो सकता है लाइव हो। तो लाइव तो खैर आप तो कल शाम को इसको देखेंगे, फिलहाल समझ लो कि 12:30 वाली क्लास लाइव हो चुकी होगी। ठीक है, पर आप रोज लाइव क्लास में आए तो उसमें व्याकरण में जो पढ़ा रहा हूं उस पे लिखा तो होगा यूपी बीएड, हालांकि यूपी बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगर आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये मैं इसी से पढ़ाता हूं क्योंकि इससे नेट में ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है, तो इसी बुक के चलते इसका मूल आधार इनका हिंदी व्याकरण हुआ। ठीक है, अगली बात करें, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने श्रृंगार आदि कि परंपरागत विषयों पर स्नेही, देखो ये बात, ये हमने कल पूछा था, स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं को त्रिशूल उपनाम से लिखा। रसा, त्रिशूल, यात्री मैंने कल बताया था, और एक कोई है नाम तो अपना लिख रखे हैं, साहित्य और सृजन की दुनिया। पर जो भी है वो बच्चा, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, मुझे नहीं पता है, पर मुझे लगता है बच्ची ही है। ठीक है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने जवाब दिया, हर एक जो मैंने सवाल किया उसका जवाब उसने बखूबी दिया है।
ठीक है। तो ऐसे बच्चे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जो आपने पूछा है उसका जवाब देते हैं। आप लोग जवाब दिया करो। अगर मैंने कोई प्रश्न पूछ लिया तो ऐसे नहीं पूछता हूं। अब वो जो भी है साहित्य और सृजन की दुनिया, उसने नाम तो अपना नहीं बताया है, मगर धन्यवाद उसके लिए कि अब वो 2-3 पॉइंट उसको याद हो गए होंगे। जो चीज आप ढूंढते हैं तो उसके साथ एक आधे पॉइंट और याद हो जाते हैं। इसीलिए कोई जो है टीचर आपसे सवाल करता है तो उस सवाल को ढूंढने की कोशिश किया करें और कमेंट में बताया करें, उसका जवाब दिया करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। त्रिशूल उपनाम से लिखा था। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग करने में कुशल थे। कौन? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादन 8, देखो संपादन 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी ने किया था। इस बात को समझो। जो कविता कौमुदी है, कविता कौमुदी, इसका संकलन किसने किया था या संपादन किसने किए थे? तो इसका 8 भागों में किसने किया था? रामनरेश त्रिपाठी ने किया था। इसमें ग्राम गीतों, उर्दू, संस्कृत और बांग्ला कविताओं का संकलन हुआ है। ठीक है। कविता कौमुदी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जा चुकी है 1-2 बार, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है कि कविता जो कौमुदी है उसका संकलन सबसे पहली बात किसने किया? तो रामनरेश त्रिपाठी ने किया। अच्छी बात किया भैया। और कितने भाग में किया? तो 8 भागों में किया था। क्या है इसमें? ये गांव जो ग्रामीण गीत हैं और उर्दू, संस्कृत एवं बांग्ला कविताओं का संकलन है। ये कविता कौमुदी किसका है? रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। भारतेंद्र मंडल के रचनाकार जो हैं बाल मुकुंद गुप्त को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला एवं भारतेंद्र का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। समझ रहे हो? भारतेंद्र मंडल के लगभग सभी लेखक पत्रकार थे। ये लाइन आपसे हूबहू लाइन आपसे पिछले शायद जून में पूछी जा चुकी है। यानी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में जब बताया, जो मतलब पूछ रहे थे, तो उसी में एक लाइन ये भी दी थी कि भारतेंद्र मंडल के जो सभी लेखक थे पत्रकार थे। हाँ तो भैया बिल्कुल पत्रकार थे। ठीक है, क्योंकि वो चाहे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हो, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो, सबने कोई ना कोई पत्रिका निकाली। उसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने 2-3 पत्रिका निकाली थी। तो इसीलिए भारतेंद्र मंडल के जितने रचनाकार थे किसी न किसी पत्रिका से वो जुड़े हुए थे। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, देखो बहुत अच्छे व्यक्ति थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। भक्ति काल और रीत काल के समन्वयक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कृष्ण से संबंधित जो कविताएं लिखे हैं बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अभी आगे चल के पढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे सबसे बड़े कवि। तो पहले कौन है भैया? अगर रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे हैं तो पहले कौन है? पहले श्रीधर पाठक हैं, फिर बाद में रामनरेश त्रिपाठी आते हैं। ठीक है, चलो। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माना गया। देखो ये देखो, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माना गया है। अच्छी बात है, माना गया। ब्रज भाषा काव्य परंपरा, देखो ब्रज भाषा काव्य परंपरा के प्रमुख कवि उनके रचना, देखो ये इंपॉर्टेंट है। देखो जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने देखो कौन कौन सी लिखी। इनका जन्म 1866 में हुआ था, मृत्यु 1932 में। एक लिखी हिंडोला 1894 जो बहुत ही चर्चित हुई थी। हरिश्चंद्र, कलकासी और श्रृंगार लहरी, और एक इन्हीं की रचना होगी। हाँ, अभी है इसमें ही है, देखो काफी है। ठीक है, हिंडोला एक जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति रचना बहुत ही बढ़िया है। हरिश्चंद्र, कलकासी, श्रृंगार लहरी, और देखो गंगा अवतरण, ये बहुत बार पूछी गई। गंगा अवतरण किसकी? 1927 में लिखी गई है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और एक ये रही उद्धव शतक, जो कई बार मैंने उद्धव शतक की कुछ पंक्तियां गुनगुनाया है, 1929 में। ठीक है, कौन सी रचना है? कब हुई थी उद्धव शतक? 1929 में। एक लाइन कई बार मैं इसकी लाइन बोलता हूँ, सवैया एक है, कौन सा बोल देता हूं ताकि ये रचना आपको याद हो जाए। चलो अभी इसकी पंक्तियां आपको मिलेंगी। ठीक है, उद्धव शतक 1929, गंगा अवतरण 1927। एक है वीराष्टक, गंगा विष्णु और रत्नाष्टक। ठीक है, ये रचना किसकी है? किसकी है भैया?
तो किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर के। ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न, देखो ये भी ब्रज भाषा के ही कवि हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1880 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भ्रमर दूत और प्रेम कली और हृदय तरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, एक भ्रमर दूत। ठीक है। देखो भ्रमर गीत आए वो तो उनकी सूरदास के, ठीक है, पर भ्रमर दूत ये सत्यनारायण कविता, सत्यनारायण कविरत्न के। भ्रमर गीत दूसरी है और भ्रमर दूत उनके। हालांकि भ्रमर गीत का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया था 1925 में। ठीक है। पर ये भ्रमर दूत जो कविता का जो लिखा था वो किसने लिखा था? सत्यनारायण कविरत्न ने लिखा था। ठीक है। प्रेमकली और हृदय तरंग समस्त रचनाओं का संकलन है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन आपके सामने जो ये आ रही है, ये आप नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलना है, कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया था। ठीक है। समालोचना दर्श के नाम से अनुवाद किया था, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था। ठीक है। किस छंद में? रोला छंद में। इसी प्रकार से एक रचना आपको मिलेगी, अभी पीछे हम पढ़ गए हैं, रास पंचाध्यायी। ठीक है। वो भी रोला छंद में है, पूछी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, देखो ये उपनाम आगे, उर्दू में इनका उपनाम जकी उपनाम था, याद रखना, उर्दू में। सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना कौन सी? हॉर्सेस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया और भभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। सत्यनारायण कविरत्न ने लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना कौन सी? हॉर्सेस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है और भभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी इन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग, ये देखो इंपॉर्टेंट है। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन जो हृदय तरंग शीर्षक से बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था, ये नहीं भूलना है आपको कि हृदय तरंग जो हृदय तरंग की रचना का जो शीर्षक है वो किससे किया था? बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया है। ठीक है। दूसरी बात, द्विवेदी युग की, देखो द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक शैली के विरुद्ध छायावाद का आरंभ हुआ था, ये भी याद रखना। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि उनके महाकाव्य। चलो ये कुछ देख लेते हैं, दो तीन बातें हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो द्वारिका प्रसाद मिश्र ने एक लिखा है कृष्णायन 1943 में, द्वारिका प्रसाद। अब आपको पता होना चाहिए कि द्वारका में कौन है? कृष्ण ही तो है, द्वारिकाधीश, इसीलिए उनको कहा गया। ठीक है। तो थोड़ा जोड़ने की कोशिश करो तो द्वारिका प्रसाद की रचना कौन सी है? कृष्णायन। ठीक है, 1943 में। बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? साकेत संत। देखो सिर्फ साकेत मैथिली शरण गुप्त की 1931 में और साकेत संत 1946 में आई है, ये बलदेव मिश्र की है। किसकी है भैया? बलदेव मिश्र की है। किसकी है भैया? बलदेव मिश्र की है। किसकी है भैया? बलदेव मिश्र की है। ठीक है, साकेत संत। उदय शंकर भट्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उदय शंकर भट्ट, ये इनकी रचना है तक्षशिला, जो 1931 में, याद रखना जो साकेत का समय है वही समय किसका है? तक्षशिला का है। ठीक है। प्रताप नारायण पुरोहित, देखो प्रताप नारायण मिश्र दोनों दूसरे हैं और प्रताप नारायण पुरोहित दूसरे हैं। ये इनकी रचना है कि नल नरेश 1933 में लिखी गई थी। गुरु भक्त सिंह, इन्होंने नूर जहां और विक्रमादित्य लिखा 1947 में। अनूप शर्मा एक आते हैं, उन्होंने सिद्धार्थ 1937 में, सरवाड़ी 1948 में, वर्धमान 1951 में लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के लिखा था। श्याम नारायण पांडे, ये देखो इनकी एक रचना आपको याद रखनी, हल्दी घाटी, नहीं भूलना है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, हल्दी घाटी और जौहर 1945 में। फिलहाल इसमें से एक याद रखना, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी। आपको पता है कि श्याम की जब शादी हुई थी तो उन्होंने हल्दी भी लगवाई थी, सबकी होती, उन्होंने भी हल्दी लगाई थी, पर उनके कुछ ज्यादा ही लगी थी क्योंकि वो थोड़ा सांवले रंग के थे, इसीलिए। तो याद रखना श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखे। और ऐसा नहीं आपको याद रखना, जो पांडे लोग होते हैं वो थोड़ा हल्दी हल्दी कम खाते हैं। ठीक है। और जौहर 1945 में। एक और लिखते हैं मोहनलाल महतो, आर्याव्रत 1943 में। हरदयाल सिंह, इन्होंने दैत्यवंश 1940 और रावण 1952 में लिखा। अब हम कुछ द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ते हैं, बस ये द्विवेदी युग हमारा समाप्त हो जाएगा। कल से हम छायावाद युग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। श्रीधर पाठक पहले आते हैं, कौन? श्रीधर पाठक।
तो पहली पंक्ति कौन है? कि नाना कृपान निज पान लिए, वपुनील वसन भरित परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान ही छकी पारे जात मधुपान किए। श्रीधर पाठक की पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। नाना कृपान निज पान लिए, वपनील वसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान ये छकी पारे जात मधुपान किए। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर मधुपान कर चुका है, यानी मधुपान से कहने का मतलब शराब वगैरह पी चुका है, ठीक है, तो आपको पता है कि वह कोई पाठ पढ़ सकता है? नहीं पढ़ पाएगा, उसके नशा चढ़ जाएगा, क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस भारत में बन पावन ही तू ही तपस्वियों का तपाश्रम था, जग तत्व की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अवगन किया श्रम था। तो एक बात बताओ मुझे, आश्रम में ज्यादातर क्या होता है? पाठ वगैरह पढ़ाए जाते हैं, कोई ना कोई पढ़ाई तो होती है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये याद रखना, रजनी का उदय था। और जैसे ही रजनी का उदय होता है, सब अपनी तैयारी, पढ़ाई व लिखाई सब शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो, कड़ों पे स्वर्गी कोई बाला, सुमंत वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, ठीक है। ये भी पंक्ति किसकी है? श्रीधर पाठक की है, ठीक है। आज रात इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी, यहाँ पे कुटी होना चाहिए, फुटी गलत शब्द है, ठीक है। कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, यानी आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, ठीक है। ये अगर आप सारी लाइनें भूल जाते हैं तो एक लाइन नहीं भूलना, कौन सी? ये लाइन, निज भाषा बोलऊं लिखऊं पढ़ऊं गुनऊं सब लोग, और करऊं सकल विषय निज भाषा उपजोग। किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक की। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वंदनी व देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। किसकी पंक्ति है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी पंक्ति है? श्रीधर पाठक की। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारत, पल पल पलटत भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारत। क्या अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, लिखो ना करो लेखनी बंद, श्री सम सब कवि सो छंद, ठीक है। किसकी पंक्तियां थी ये भैया? श्रीधर पाठक की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है। अगले आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुरम रूपे रस राशि रजिते, विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई। तो ये किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोई पंक्तियां भी सरल नहीं है, ये सोच के देखो। उपन्यास उन्होंने एक बाण भट्ट की आत्मकथा लिखा, वाह क्या उपन्यास लिखा, मजा आ गया, खुश कर दिया। किसी को नहीं समझ में आता है, बीच में इतनी क्लिष्ट भाषा कर दिया, ठीक है। तो कम से कम लग रहा है, इसीलिए कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, किसी के बारे में कहते हैं, उनके बारे में कहते हैं, वो शायद इन्हीं के बारे में कहते हैं कि बड़ा मोटी खाल वालों के लिए लिख रहे थे, ठीक है। तो अलौकिकानंद नहीं, वो नाम किसी के लिए कहते हैं, याद नहीं मुझे। अलौकिकानंद विधानी महा कविंद्र कांते कविते, अहो कहाँ मंगल मूल में धारित वारि वृष्टि। देखो तुकांत भी नहीं मिलाया। किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, हुई है विषाद मन माहि अति भारी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। कौन कह रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। भैंस भवानी के तब सेवा लागे, करन पड़वागा छूट, आओ बटुअन दूध दुहा इन्हा थन धार न कब हूँ दुहत मा टूट। समझ रहे हो कि कभी भी दूध धोते हुए धार नहीं टूटी, ये बात कह रहे हैं। सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहां है, कर्तव्य क्या ना कुछ भी तुझको वहां है। क्या बात कह दी, वाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की पंक्तियां देखो, इंपॉर्टेंट पंक्तियां लिखी हैं, पूछेगा तो यहीं से पूछ लेगा
क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पाल सी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटा नहीं पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये किसकी पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। ठीक है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिकारा केंद्र बिंबानन, तनवंगी काल हाथ तो मुसमुरस को क्रीड़ा कला पुतली। तो ये याद रखना किसकी पंक्तियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति अगर आपके सामने ये रही है कि 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। याद रखना। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये प्री प्रवास की पहली ही लाइन है, पहले सर की पहली लाइन है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ठीक है। मानवीकरण अलंकार है। मैथिली शरण गुप्त देखो इनकी पंक्तियां कि वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेश हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति निकल रही है डर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, सखी वे मुझसे कह कर जाते, क्या कहे क्या वे मुझको अपनी पत बाधा पाते। ये दोनों पंक्तियां यशोधरा से हैं कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या वे मुझको अपनी पत बाधा पाते। मगर एक बात सच्चाई है, पथ तो बाधा पाते, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। शादी होने के बाद सोचो कि आप निकल जाओ चुपके से, तो ऐसा हो नहीं सकता। जाने नहीं देंगे कि मर जाएंगे, तुमको जाने नहीं देंगे। अगर यशोधरा को गौतम बता के गए थे तो आज गौतम नहीं होते। ये गलत है सोच। यशोधरा आप कहती हैं, वो कहते ना कि अभी जब तक जिंदा रहे आपने मुझे समझा नहीं, अब चले गए तो मेरी केयर करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है। तो जब तक वो रहे तब तक तो नहीं, जब चले गए तो आप बता सखी वो मुझसे कहकर तो जाते। मैं नहीं मानता हूँ, सखी वो कुछ नहीं मानते। ठीक है। फिर कहती सीधे कसमें धरौती कि जो चले गए तो हमका मरा मुँह दिखे। ठीक है। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पति की हिम्मत नहीं बगैर कुछ कहे, कुछ पूछे कहीं चला जाए। ठीक है। 4 चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल थल में। ठीक है। स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनि और अंबर तल में। ये पंचवटी से है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति इसलिए है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में तो आपको मिलेगी रचना कभी कभी, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें छंद बहुत पूछता, हाँ रस अलंकार बहुत पूछता है। अनुप्रास अलंकार। 4 चंद की चंचल किरण, चा 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 की रौनक की। ठीक है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। याद रखना विष्णु प्रिया से है। किससे है भैया? विष्णु प्रिया से। किससे है? विष्णु प्रिया से। अधिकार खोकर बैठना या महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। ठीक है। किसकी है? जयद्रथ वत्स से पंक्ति दी है, ये भी याद रखना। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। क्या लाइन है, वाह। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अलंकार पूछता है इसमें। और एक अलंकार है कि सजना है मुझे सजना के लिए। ये भी बहुत पूछना लगे आजकल, पूछने लगे सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? कमेंट करके बताएं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें दोनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कमेंट करके बताएं। देखते हैं कौन पहले बताता है। उसके अकाउंट में भेजा नहीं जाएगा, ये मत सोचो, कुछ नहीं भेजा जाएगा। हाँ, शाबाशी भेजी जाएगी। ठीक है। इतना भी आता नहीं है ना जब भेजने लगे। आप लोग मेहनत करें, चैनल बढ़िया करें, जो टॉप करेगा उसको यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है। और जो कमेंट में मतलब जो है सवालों के उत्तर देगा उसको कुछ ना कुछ तो कम से कम चॉकलेट तो दी जाएगी। ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। एक बात
ठीक है, अच्छी बात है। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। ये किसकी पंक्तियां भैया? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। इस बात को आपको याद रखना है। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, देखो, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, बस क्षुद्र है तो क्षुद्र हूँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये पंक्ति किसकी है? ज्ञा प्रसाद शुक्ल से नहीं की, ठीक है। जगन्नाथ दास, देखो हमारे टाइपिस्ट मास्टर थोड़ा दिक्कत करते हैं, वास कर दिया, कोई बात नहीं, उनको उनके सद्बुद्धि को आप विराजें, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दास कर लीजिए, थोड़ी टाइपिंग हो जाता है, पूरी सब टाइप करते हैं तो एक आधी गलती हो जाती है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, हमारे टाइपिस्ट मास्टर की थोड़ी गलती है, ठीक है। चलो, क्या पंक्ति है कि कान दूत कंधो ब्रह्मदूत है पधारे, आप धारे प्रेन फेरन को मत ब्रज बारी की। अभी आगे और सब जो है जगन्नाथ रत्नाकर की पंक्तियां हैं, अभी हम आगे दिखाएंगे। थोड़ा सत्यनारायण कविरत्न की पंक्ति देखो। लखिवा सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुध उमड़ी घुमड़ी तन उर अति अकुलानी। कौन भेजी दूत पूत सो विथा सुनायो, मातन में बहराए जाए ताको यह लायो। नित नए परत अकाल काल को चलक चक चहो, जीवन को आनंद न देखे जात यहाँ कहूँ। सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां हैं। नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्तियां देख लो, ठीक है, इन्होंने भी लिखना नहीं बंद किया। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, ठीक है। नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। भड़क भुला दो भूतकाल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के गोरे गोरे गांड बनो ब्रजराज, ठीक है। छड़ीधार छैल छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, नच्चू को भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। ये भी किसकी पंक्तियां? उन्हीं की है। शंकर नदी नद नदी सन के नौरन की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। रामनेश त्रिपाठी की पंक्तियां देख लो थोड़ा। पराधीन रहकर अपना सुख शोक नहीं न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति भैया, ये नहीं भूलना है आपको, ये नहीं भूलना, भूल ही नहीं सकते हो आप। अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रामनेश त्रिपाठी की पंक्ति कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र का हीन, और यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछाओ। ठीक है, समझ रहे हो? देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख्य अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। प्रिय की सुबिसी ये सरिताएं थे, कापन कांतार सज्जित मैं तो कही, किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिनके प्रेम पत्र आते हैं। चलो कोई बात नहीं, इतनी याद रखना। हाँ, ये देखो पंक्तियां दोबारा आई हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां अन्य किताबों से हैं कुछ, ठीक है, 2 ही 3 पंक्तियां, ज्यादा नहीं है। कौन सी? कि रूप रस पीवती उधार, देखो, रूप रस पीवती अधात न हो तो होते जो तब, सोई अब आंसू है उबर गरीबों करे। पूरी पंक्तियां नहीं है। नंदियो जसोमती के प्रेम पगे पालने की, लाड़ भरे सालने की लालची लगावती। और सबसे अच्छी पंक्ति हमको ये लगती है, कौन सी? कि भेजे मन भावन के उधव के यावन की, सुध ब्रज गावन में जावन जबे लगी, और कह रत ना करे ग्वालने की, झौरे झौरे दौरे दौरे ठौरे पर यावन तब लगी। अब बीच में उद्धव बैठे हैं, आसपास गोपियां दिख नहीं रहे, तो क्या कहते हैं कि ओ झकी पद कंजनी के पंजनी पे, ओ झकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेकी पाती छाती छोहन छबे लगी। सारी गोपियां कह रही हैं कि हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। तो ये पंक्ति जगन्नाथ रत्नाकर की है, ये याद रखना। दीन दशा देख ब्रज बालिन की उद्धव,
कि गरीबों गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। ठीक है, ज्यो ज्यो बसे जात दूर दूर प्रिय प्राण मोरे, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे। ये पंक्तियां किसकी हैं भैया, याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कुछ बस 2 ही लाइनें बची हैं, सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां। पढ़ी ना अक्षर एक ज्ञान सपने ना पायो, दूध रही चाटन में सबरो जन्म गमायो। अलबेली अलबेली काढ़ बेल दुमन सो लिपटि सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई। तो ये हमारी द्विवेदी युग हमारा समाप्त हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे छायावाद युग। और आपको मैं जाते जाते कुछ बातें आपको बता दूं, फिर से कह रहा हूं कि आप लोग अपना जो है ग्रुप में आप जुड़ जाइए। ये मेरा नंबर रहा, अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। ठीक है, ये नंबर है 97, ठीक है, 21 56 58 और 75। आप याद रखना कि 12:30 बजे जो है व्याकरण की क्लास चलती है। कामता प्रसाद गुरु को मैं ध्यान में रख के पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि कामता प्रसाद गुरु से हर बार नेट में 5 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो चाहे वर्णमाला से हो चाहे कहीं से। इस बार देखो क्या क्या पूछा गया है। कर्ता क्रम, क्या नाम है, कारक पूछे गए थे, क्रम लगाना, और पूछा था सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, और वर्णमाला से क्वेश्चन थे। यानी कम से कम 7 प्रश्न ऐसे थे जो सीधे व्याकरण से पूछे गए हैं। तो आप समझ रहे हो, 7 मतलब 14। ठीक है, और यहाँ 1 नंबर से ज्यादा रुकता है, तो आप लोग 7 क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए आप व्याकरण की क्लास जरूर करें। आपको लगता है कि व्याकरण सरल है, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, सिर्फ साहित्य पढ़ते हैं। और ये नहीं कि आप वर्णमाला जैसे बहुत जो पढ़ाने वाले हैं या जो आप पढ़ते हैं तो कहीं से सारणी उठा ली कि हाँ लो भैया ये हमारे अगर मध्य पद से हैं, मैं इनको याद कर लूं। आपको याद नहीं होंगे, मैं आपको इनको एक जो है कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा दूंगा, तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। वर्णमाला अगर आपको नहीं आता है तो मैं वर्णमाला की जो क्लास ले रहा हूं, अभी शुरुआत ही किया है, आप लोग लाइव क्लास में आए। ठीक है, इससे आपको वर्णमाला की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद करें, मैं जोड़ के पढ़ा दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये यूजीसी नेट के खास बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो उसमें वर्णमाला से हर बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें प्रश्न ना ही पूछे गए हो। कोई अगर ऐसा प्रश्न हो जिसमें ना पूछा हुआ, मेरे जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, बताएं फिर मुझे लगता है 2 4 5 सालों से बराबर वो पूछते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो चलो हम आज के यही अपना सेशन समाप्त करते हैं, और कल छायावाद पे होगा। और निबंध हमारे 2-3 दिन में, बस 2 ही 3 निबंध बचे हैं, समाप्त करके फिर मैं नाटक। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कविता की क्लास शुरू, आप जैसा कहें तो मैं कविता की भी क्लास शुरू कर दूं। ठीक है, ताकि कविता का लंबा टॉपिक है। मैं यही सोच रहा हूं कि आपसे 15 अप्रैल या 20 अप्रैल तक मैं आपका 8 यूनिट कंप्लीट कर दूं। यानी वो उपन्यास संग्रह की मैं बात नहीं करता हूं, ये यूनिट अगर मैं अप्रैल तक खत्म कर दूंगा तो आप समझ रहे हो कि इधर 2 महीने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बचेंगे। प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा आपको। ठीक है, इसी चैनल पे कराऊंगा, और डेली कम से कम 100 150 200 प्रश्न डेली, कम से कम 3 से 4 हजार प्रश्न उस टाइम में करा डालूंगा, और इधर 5 से 10 पे। ठीक है, खास करके तो आप लोग अगर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो बताओ, मैं कविता का भी शुरू कर दूं, क्योंकि इतना समझ लो मैं फ्री हूं आपके लिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कमेंट आप लोग किया करो, कमेंट जब करते हो तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। कुछ नहीं मिलता तो कम से कम कमेंट तो अच्छे अच्छे आए, ताकि पढ़ाने में उत्सुकता हो। ठीक है, अच्छा लगे पढ़ाने में। अगर क्लास अच्छी लगी तो अच्छी बताओ, नहीं अच्छी लगी तो नहीं अच्छी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ ना कुछ बताओ। लाइक कर दो, शेयर वगैरह कर दिया करो। अगर आपको लगे कि हाँ कंटेंट ठीक है, मैं अपने मित्र को शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आपके लिए, और जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।